हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो बेसिकली हमारे पास जो इंटरफेरेंस होता है वो दो पैटर्नों से होता है। एक पैटर्न होता है डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट और एक होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहाँ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का ये एग्जाम्पल है जहाँ पे लाइट रेज जो है वो एम्पलीट्यूड के हिसाब से डिवाइड हुई है, क्योंकि यहाँ एम्पलीट्यूड का डिवीजन होता है। यहाँ से जब लाइट रेज आती है और यहाँ से इसमें जाती है तब भी एम्पलीट्यूड डिवाइड होता है, और जब ये लाइट रेज यहाँ से आने के बाद में इधर आती है तब भी एम्पलीट्यूड डिवाइड होता है। तो एम्पलीट्यूड डिवीजन का ये एग्जाम्पल है। ये डायग्राम हमने पूरा देख रहे हैं। ये इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में क्या है कि ये एक थिन फिल्म है पूरी की पूरी, जो हम सॉफ्ट सॉल्यूशन है उसमें देखते हैं इस तरीका की फिल्म। इसके ऊपर एक लाइट रेज डाली गई है, जो सोर्स है वो एस है और ये पॉइंट ए के ऊपर इम्पोज की गई है। ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई है। जब लाइट रेज यहाँ से आएगी यहाँ पे एस ए पे, यहाँ जो ये थिन फिल्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसकी थिकनेस टी है। ये लाइट रेज जब ऐसे यहाँ पे इम्पोज होगी तो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा इधर की तरफ और एक पोर्शन इसका ट्रांसमिट हो जाएगा इधर की तरफ। फिर लाइट रेज जो यहाँ से इस पोर्शन में आएगी, फिर इस पॉइंट पी पे जहाँ पे सेपरेशन होता है मीडियम का, वहाँ डिवीजन होता है। तो यहाँ पर डिवीजन फिर होगा क्योंकि यहाँ से लाइट रेज माध्यम से एयर में आएगी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि ये हमारे पास तीन तरीका के केसेस बनेंगे, एयर और फिर माध्यम फिर एयर। यहाँ जो लाइट रेज आएंगी ये वाली, ये तो हमारी कहलाएंगी ट्रांसमिटेड, और ये जो वेव हैं जो इधर की तरफ जाएंगी वो कहलाएंगी रिफ्लेक्टेड वेव। साथ साथ यहाँ इस केस के अंदर हम देख रहे हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन है और मल्टीपल ट्रांसमिशन है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या है कि जब यहाँ से लाइट रेज इस पॉइंट पे पहुँचेगी यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे फिर से ये इधर ट्रांसमिट हो जाएगी और यहाँ पे फिर ये रिफ्लेक्ट इधर की तरफ हो जाएगी। इस पॉइंट पे पहुँचेगी तो फिर से इधर की तरफ चली जाएगा कुछ इसका पोर्शन, और कुछ पोर्शन इस इधर की तरफ आ जाएगा। फिर यहाँ से इस पॉइंट पर आने के बाद में ये फिर इधर की तरफ आ जाएगी, यहाँ फिर से ये रिफ्लेक्ट होगी इधर की तरफ, और यहाँ फिर से तीसरी रेज मिलेगी। फिर मल्टीपल में आगे भी ऐसे ही मिलती चली जाएंगी, इसमें भी इसी तरीका से मिलती जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन और मल्टीपल ट्रांसमिशन है। ये यहाँ पे ट्रांसमिशन होता जा रहा है। जो लाइट रेज इस यहाँ से इधर की तरफ आएगी उसे हम कहेंगे ट्रांसमिटेड वेव्स, और इधर जो जाएंगे उन्हें हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव्स। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो लाइट रेज यहाँ से आएगी और यहाँ पर डिवाइड होगी दो पोर्शनों में, तो जो ये पोर्शन इधर की तरफ जाएगा ये हमारी लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। तो रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में आती है तो पाई का फेज डिफरेंस पैदा हो जाता है। इससे जस्ट पहले ही लेक्चर में मैं स्टोक्स थ्योरम समझा रहा था, उसमें कंसेप्ट यही था। तो जो यहाँ पे पाथ आएगा एक्चुअल में, उस पाथ में λ/2 का फेज डिफरेंस अलग से एक्स्ट्रा पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाइट रेज है ये हमारी जा रही है रेयर से डेंसर मीडियम में, यहाँ से यहाँ टकराने के बाद, और जो ये लाइट रेज यहाँ से यहाँ जा रही है ये डेंसर से रेयर में जा रही है, और डेंसर से रेयर में जाने पर कोई भी फेज चेंज नहीं होता। तो इसमें और इसमें दोनों में फेज डिफरेंस जो होगा वो पाई का होगा। तो इसमें दो तीन बातें जो इम्पोर्टेंट हैं उसको भी समझ लें कि यहाँ इसके ऊपर ये जो एंगल है नॉर्मल में, ये एंगल आई है, ये लाइट रेज यहाँ पर टकराई है, स्नेल लॉ के हिसाब से जो एंगल ऑफ ये हमारा रिफ्रैक्शन है आर, और लाइट रेज जब यहाँ से यहाँ टकरा के आएगी ये लाइट रेज और ये लाइट रेज दोनों आपस में पैरेलल बनती हैं। तो पैरेलल रेज के बाद में क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में दोनों समान होंगे। इसके अंदर ये एंगल आई है, ये वाला एंगल भी आई होगा। यहाँ जो लाइट रेज है ये तो ए बी और बी सी जो ये पाथ है ये माध्यम में चलेगी, क्योंकि माध्यम में जो पाथ हो जाएगा इसका, जो लाइट रेज R2 है इसका पाथ हो जाएगा म्यू इंटू ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ऑप्टिकल पाथ होता है। एक्चुअल में जब लाइट रेज किसी माध्यम में एंटर करती है तो उसमें उसका पाथ जो है वो एक्चुअल पाथ नहीं लिया जाता, उसका पाथ के लिए सदा ऑप्टिकल पाथ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो होगा म्यू इंटू ए बी प्लस बी सी, कौन सी लाइट रेज R2 का, और R1 का यहाँ से आगे के पाथ ही बराबर है। यहाँ पे ए से लेके एन तक जो रेज है, यहाँ से एन से आगे और सी से जो ये रेज है, इनके पाथ दोनों के इक्वल हैं। तो पाथ डिफरेंस जो पैदा होगा म्यू इंटू ए बी प्लस बी सी माइनस ए एन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस देखेंगे और पाथ डिफरेंस को
फिर हम एन लैम्डा के इक्वल कर देंगे तो मैक्सिमम मिलेगा, और पाथ डिफरेंस को 2n+1 λ/2 के बराबर कर देंगे तो मिनिमम मिलेगा। जब जिस समय पे ये लाइट रेज मैक्सिमा को ओबे करेगी, ये मिनिमा को ओबे करेगी। जब ये मैक्सिमा को ओबे करेगी, इधर वाली मिनिमा को ओबे करेगी, क्योंकि फिजिक्स ये कहती है कि जब यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा, यहाँ जब कंस्ट्रक्टिव होगा तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा। क्योंकि फिजिक्स क्या कहती है कि रिफ्लेक्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस जो होता है बेसिकली उसकी वैल्यू जो वो 1 होती है। तो रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस में ये कि अगर रिफ्लेक्टेंस हमारा बढ़ेगा तो ट्रांसमिटेंस घटेगा, और ट्रांसमिटेंस अगर बढ़ेगा तो रिफ्लेक्टेंस घटेगा। एक के बढ़ने पे एक का बढ़ना दूसरे की कॉस्ट का होता है, ये हम सब जानते हैं। तो एक का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन रेज का जब ये कंस्ट्रक्टिव शो करेंगे ये डिस्ट्रक्टिव शो करेगा, ये कंस्ट्रक्टिव करेंगी जब ये डिस्ट्रक्टिव शो करेगा। तो ये भी हमें समझ लेना चाहिए, और ये फिजिक्स के रूल ऑफ एनर्जी जो है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, उसी के अकॉर्डिंग है। क्योंकि कहीं पर अगर एनर्जी मैक्सिमा है तो दूसरी जगह पर मिनिमा हो जाएगी दूसरे पोर्शंस में। तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ एनर्जी कम होगी, यहाँ एनर्जी कम होगी तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी। ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की जो वो हैं वो दोनों कंडीशंस रिवर्स होती हैं। अब हम इसे कैसे लें, इसका मैथमेटिक्स कैसे लें। ये थिकनेस हमने टी ले रखी है, ये एंगल दोनों आर दिखा रखे हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो म्यू ए बी प्लस बी सी हमारा, ये तो इस लाइट के द्वारा चली गई डिस्टेंस है, और ए एन इसके द्वारा एयर में चली गई डिस्टेंस है। तो पाथ डिफरेंस हमने लिखा है, पाथ ए बी सी इन द फिल्म जो कि ऑप्टिकल पाथ होगा म्यू इंटू ए बी प्लस ए सी, और पाथ जो ए एन है वो किस में चल रहा है, एयर में। तो ए एन पाथ इन एयर ए एन। तो पाथ जो आया हमारा पाथ डिफरेंस वो पी से दिखा रखा है, पी इज द पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस आ गया म्यू ए बी प्लस बी सी माइनस ए एन। अब क्या करें, इस डायग्राम में कॉस आर ले लें। कॉस आर को कैसे लेके चलेंगे कि कॉस आर जो यहाँ से लेंगे, ये एंगल आर है, तो कॉस आर जो होगा वो हमारा ये होगा बी एम। ये देखें बी एम होगा हमारा कॉस आर में, और ए बी होगा। तो ये लेंगे हम कॉस आर बराबर बी एम अपॉन ए बी। और उसी तरीका से वैसे ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस भी हमारी सेम होगी। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं ए बी को हो जाएगा हमारा बी एम अपॉन कॉस आर, क्योंकि कॉस आर की वैल्यू है हमारी बी एम, कॉस आर की वैल्यू है हमारी बी एम अपॉन ए बी। तो इसमें डायग्राम में देख रहे हैं कॉस आर हमारा कितना, बी एम अपॉन ए बी, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। और ए बी और बी सी दोनों सेम है, तो ए बी बराबर बी सी ले लें। तो ए बी बराबर बी सी बराबर बी एम अपॉन कॉस आर, और बी एम की वैल्यू डायग्राम में हम देख रहे हैं, बी एम है थिकनेस, जो थिकनेस है फिल्म की वो हमारी ये टी है, ये दिखा रखी। तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगी, ए बी बराबर बी सी बराबर बी एम अपॉन कॉस आर बराबर टी अपॉन कॉस आर। तो यहाँ से हम कॉस आर की वैल्यू ले सकते हैं सिंपली, कॉस आर की वैल्यू टी अपॉन ए बी या टी अपॉन बी सी होगी, इस तरीका से भी होगी। अब हम इस डायग्राम में जाएं, यहाँ से देखें ए एन बराबर है हमारा ए सी साइन आई। तो ये यहाँ पे साइन आई ले लें, इस डायग्राम से लें साइन आई, तो ये ए एन हो जाएगा और ये हमारा ए सी हो जाएगा। क्योंकि क्या जानते हैं ये एंगल 90 है हमारा, तो ये हमारा साइन आई जो होगा वो परपेंडिकुलर लेंगे, वो ए एन हो जाएगा अपॉन ए सी। तो ए सी की वैल्यू ए एन साइन आई हो जाएगी, तो ए एन की वैल्यू ए सी साइन आई। तो ए एन इजकल टू ए सी साइन आई, तो ये यहाँ से जो ए एन है उसकी वैल्यू ए सी साइन आई हो गई, यहाँ पे ले लिया है। अब ए सी को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा ए एम प्लस एम सी, तो ये लिख लें ए एम प्लस एम सी साइन आई। अब टेन आर ले लें यहाँ से, टेन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी इस डायग्राम में, टेन आर हमारा हो जाएगा टेन आर इजकल टू दिस ए एम अपॉन दिस वन। तो टेन आर हमारा यहाँ से देखें डायग्राम में कितना बन रहा है, टेन आर इजकल टू देख लें डायग्राम से, टेन आर बन जाएगा हमारा ए एम अपॉन बी एम। तो ए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, बी एम टेन आर। तो यही किया हमने, ए एम की जगह पर बी एम टेन आर यहां से लिख सकते हैं, ए एम बराबर बी एम टेन आर। और एम सी ये भी सेम है, इतना ही ये होगा, क्योंकि ये एंगल और ये जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक की होगी, क्योंकि ये ओबेनिस्ट है और ये बराबर है, तो ये दोनों आपस में डिस्टेंस बराबर होंगी। तो यहाँ से बी एम टेन आर और एम सी की वैल्यू भी बी एम टेन आर। तो ये देख रहे हैं ए एम और एम सी दोनों इक्वल है, तभी ऐसा होगा बी एम टेन आर यहाँ से, बी एम टेन आर यहाँ से, और साइन आई ये दिस वन। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 2t टेन आर, बी एम की जगह पर टी ले लें
क्योंकि ये BM किसके बराबर है, ये थिकनेस के बराबर है। तो ये T tan R प्लस T tan R, 2T tan R ये बन गया, साइन आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2T साइन R, tan R को लिख लें साइन R अपॉन कॉस R, तो tan R को लिख लें साइन R अपॉन कॉस R साइन आई। साइन आई की जगह पे स्नेल लॉ लगा दें, साइन आई होता है म्यू साइन R, साइन आई इक्वल टू म्यू साइन R। ये कहाँ से लिया है, स्नेल लॉ से। तो 2T साइन R अपॉन कॉस R म्यू साइन R, तो ये यहाँ से 2 म्यू टी साइन स्क्वायर R अपॉन कॉस R हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, P की जगह पे रख दें P बराबर म्यू T अपॉन कॉस R प्लस T अपॉन कॉस R माइनस 2 म्यू टी साइन स्क्वायर R अपॉन कॉस R। ये कर लें सॉल्व, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 म्यू टी कॉस R। तो पार्ट डिफरेंस हमारा कितना बन गया, 2 म्यू टी कॉस R। अब क्या है, हमने क्या चीज इसमें कंसीडर नहीं की है, एक चीज कंसीडर नहीं की है कि ये इसने जो डिस्टेंस, ये जो लाइट रेज गई है A से AR1, ये तो गई है हमारी किससे टकरा के, रेयर मीडियम से डेंसर। ये रेयर में से डेंसर में आकर टकराने के बाद गई है, और ये डेंसर से रेयर में गई है। तो R1 और R2 में कितना फेज होगा, पाई का। तो पाई का फेज होगा दोनों में, किस किस के बीच में, AR1 और CR2 में। तो पार्ट डिफरेंस एक्चुअल में कितना हो जाएगा, P का मतलब पार्ट डिफरेंस, तो एक्चुअल पार्ट डिफरेंस हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस R माइनस पार्ट डिफरेंस के बराबर कर लो फेज डिफरेंस, पाई किसके इक्वल होता है, लैम्डा बाई 2 के। तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू हो गई 2 म्यू टी कॉस R माइनस लैम्डा बाई 2। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम क्या करते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, 2 म्यू टी कॉस R माइनस लैम्डा बाई 2 किसके बराबर हो, मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस की वैल्यू होती है n लैम्डा। मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन पढ़ा रखी है कि जब दो लाइट रेज सेम फेज में आकर मिलती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, क्रस्ट पे और ट्रॉ के ऊपर इंपोज होता है। तो वहां पे क्या होगा, जब वो n लैम्डा में होती है, n लैम्डा करस्पॉन्डिंग होता है फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इसके इक्विवेलेंट या जीरो फेज के इक्वल। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारी बन जाएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 2 म्यू टी कॉस R इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। किस में मिल रहा है, ये किसकी कंडीशन है, रिफ्लेक्टेड वेव में। हाँ जी बताएं बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस CI, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो जाएगा हमारा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2 म्यू टी कॉस R, इसकी वैल्यू किसके बराबर कर दें, माइनस लैम्डा बाई 2 की वैल्यू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर। ये डिस्ट्रक्टिव की हो जाएगी, तो 2 म्यू टी कॉस R किसके बराबर बन जाएगा यहां से, n लैम्डा। ये तो आ गई कंस्ट्रक्टिव की रिफ्लेक्शन में, और ये आ गया डिस्ट्रक्टिव की रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्टेड वेव और कैसा, DI डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये रिफ्लेक्शन में, और चाहे तो बिल्कुल सेम पैटर्न्स है, इधर की तरफ इन वेवों को दिखा सकते हैं सिमिलर वे से। तो यहां पे क्या होगा, यहां से जब लाइट रेज आई है इधर की तरफ, तब भी वो किस माध्यम में आई है, डेंसर से रेयर। और जब ये लाइट रेज इधर को आई है तब भी डेंसर से रेयर आई है, तो इनमें दोनों में आपस में क्या नहीं होगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे लैम्डा बाई 2 की जरूरत ही नहीं होगी। तो ये तो किस में बन गया, तो ट्रांसमिटेड वेव में क्या सर लगा दोगे कंडीशन, इसकी उल्टी लगेंगी ये 2 म्यू टी कॉस R बराबर n लैम्डा, ये तो आ जाएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
और डेस्क्रिप्टिव की क्या आ जाएगी बच्चों, 2 म्यू टी कॉस आर बराबर 2n+1 λ/2 डेस्क्रिप्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन कैसी हो गई, ये जस्ट रिवर्स हो गई। और इसे दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीका से इसे ले लेंगे, जैसे ये ले रखा है, इसको एन डैश कह देना, और ये हमारा यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसमें क्या करोगे, पार्ट डिफरेंस तो आ जाएगा हमारा, इसी तरीका से लोगे म्यू बी सी प्लस, यहां पे पॉइंट ले लेना सी डी, म्यू बी सी प्लस म्यू सी डी माइनस बी एन डैश। अब बिल्कुल सेम पैटर्न से सॉल्व कर देना, ये पार्ट डिफरेंस आ जाएगा सेम, कितना 2 म्यू टी कॉस आर, इन दोनों में कितना पार्ट डिफरेंस दिखा दोगे, T1 T2 में कितना पार्ट डिफरेंस आएगा, सेम पार्ट डिफरेंस आएगा 2 म्यू टी कॉस आर। सेम पैटर्न से दिखाओगे, लेकिन क्या नहीं आएगा, ये वाला λ/2 का फेज डिफरेंस नहीं आएगा इसमें, क्योंकि दोनों ही लाइट रेज क्या कर रही हैं, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हैं, और डेंसर से रेयर मीडियम में कोई फेज डिफरेंस में चेंज होता नहीं। तो इसलिए क्या होगा, यहां से क्या सीख रहे हो, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस थी वो यहाँ कंस्ट्रक्टिव की जो है वो डिस्ट्रक्टिव में चली गई, और जो डिस्ट्रक्टिव की थी वो यहाँ कंस्ट्रक्टिव में आ गई। तो जब यहाँ इधर ब्राइटनेस दिखेगी, जब ये दोनों रेज, यहाँ डार्कनेस दिखाई देगी, और यहाँ जब ब्राइटनेस होगी यहाँ डार्कनेस होगी। ये किस रूल के हिसाब से है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से। जब एक जगह मैक्सिमा होगा तो दूसरी जगह मिनिमा हो जाएगा, और उसका वाइस वर्सा होगा। दूसरा क्या है, इसका फायदा क्या हम देख रहे होते हैं, क्या क्या हम इसके फायदा उठाते हैं। एक फायदा तो सबसे मेन इसका यही होता है कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में हमें पता चलता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, मल्टीपल ट्रांसमिशंस होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ है, इधर की तरफ लाइट रेज गई है, आगे इधर की तरफ भी ट्रांसमिट हुई है, फिर यहाँ से क्या होता चला रहा है, ये रिफ्लेक्ट भी हो रही है और इधर से ट्रांसमिटेड भी हो रही है। तो मल्टीपल केस होते हैं ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन के। दूसरा हम क्या देख रहे होते हैं कि यहाँ हमें ये पता चल रहा होता है कि थिकनेस का ऑर्डर अगर लैम्डा के ऑर्डर का है तभी ये हो पाएगा। जैसे हम क्या देखेंगे, अगर ऑर्डर के तौर पे देखें तो 2 म्यू टी का जो ऑर्डर है वो हमारा लैम्डा के ऑर्डर का होना चाहिए। 2 और म्यू जो हमारे जनरली इनकी वैल्यू होती है, इनके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होंगे नहीं, तो थिकनेस इनकी वैल्यू, क्योंकि म्यू जो होता है वो हमारा जनरली 1.5 4/3 इस रेंज के आसपास के होते हैं। तो 2 म्यू की जो वैल्यू है वो एप्रिसिएबल असर नहीं देती। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टी का जो अप्रोक्सीमेशन है वो किस ऑर्डर का होना चाहिए, लैम्डा का। तो हमारे पास जो ये थिकनेस है उसी वेवलेंथ के ऑर्डर की हमारी ये लाइट रेज हमें इंपोज करनी चाहिए। अगर हमारा यहाँ का ऑर्डर और ये ऑर्डर नहीं मिल रहा, सपोज किया यहां से हम देखें कि इधर जो वैल्यू है 2 म्यू टी कॉस आर की, क्योंकि कॉस आर में हम क्या देखेंगे, जो एंगल होता है उसकी वैल्यू, कॉस आर की जो वैल्यू है वो कॉस की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होती है। तो ऑर्डर इससे तो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा नहीं, 2 से भी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, म्यू से भी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। तो किससे ज्यादा प्रभावित होगा, टी से। तो टी का जो ऑर्डर है और जो लैम्डा का ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा दूर है तो हम क्या नहीं देख पाएंगे, इंटरफेरेंस नहीं देख पाएंगे। तो जो हमारे पास में थिकनेस ऑफ द फिल्म है वो और जो वेवलेंथ ऑफ इंपोज है वो, उनके ऑर्डर्स एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो है वो मैच करनी चाहिए। उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस में जो हमारे पास में आते हैं उसमें हम ये देखेंगे कि रिफ्लेक्शन की जो वो हैं वो उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा शार्प रहती है कंपैरिजन ट्रांसमिशन के मुकाबले, क्योंकि जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर जा रही होती हैं वो ज़्यादा इंटेंस होती हैं इसके मुकाबले। दूसरा क्या है कि जब ये यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जब यहाँ डिस्ट्रक्टिव होता है, जब यहाँ कंस्ट्रक्टिव होता है या डिस्ट्रक्टिव होता है।
वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है कि लाइट रेज एक जगह पे फोटोनों की संख्या ज़्यादा हो गई है तो दूसरी जगह फोटोन्स कम पहुंचेंगे उस समय पे, क्योंकि अगर हम फोटोनिक थ्योरी को माने तो फोटोनिक थ्योरी यही कहती है, क्या कहती है फोटोनिक थ्योरी, कि जो एनर्जी है वो फोटोनों के पास होती है। अब फोटोन्स जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ एनर्जी ज़्यादा, जहाँ फोटोन कम होंगे वहाँ एनर्जी कम होगी। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फोटोन कम होंगे उस क्षेत्र में तो वहाँ एनर्जी कम होगी, कंस्ट्रक्टिव में फोटोन्स ज़्यादा होंगे वहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा, उसका उल्टा भी सही है। तो काफ़ी क्वेश्चंस इस पर देखे जाते हैं, कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके ऊपर, जैसे हमसे म्यू दे देगा, ऑर्डर कहेगा उस ऑर्डर में वेवलेंथ इतनी आर निकालिए, या हमसे कहेगा टी का ऑर्डर निकालिए। देखो यहाँ से फायदा क्या होगा, इनसे हम टी कैलकुलेट कर सकते हैं, थिकनेस, इन एक्सप्रेशनों से। क्या हमें अगर म्यू पता हो, ऑर्डर पता हो और लैम्डा पता हो तो हमें क्या पता चलेगा, थिकनेस निकल जाएगी। अगर हमें थिकनेस ज्ञात है, थिकनेस हमें ज्ञात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें लैम्डा भी ज्ञात है तो क्या क्या पता चल रहा है कि इफ वी नो सम वेरिएबल्स देन वी आर एबल टू कैलकुलेट द अनदर वेरिएबल ऑल्सो। तो यहाँ पे रिलेशंस किस किस में है, म्यू टी और लैम्डा में है। तो अगर आपको म्यू टी पता है तो लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो, टी लैम्डा पता है तो म्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और म्यू और लैम्डा ज्ञात है तो टी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ चीजें ज्ञात है तो बाकी की चीजों को भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ये इसके यही सर्टेन एडवांटेज हैं जो हम इसका फायदा उठाते हैं, और काफी क्वेश्चंस इस पर न्यूमेरिकल देखे जाते हैं इन फॉर्मूलों के ऊपर बेस। इनकी फिजिक्स भी कई बार इंटरव्यू में पूछी जाती है, जो मैं भी डिस्कस कर रहा था। मैथ के डिस्क्रिप्शंस खासतौर से जो लोग सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, जो IAS के इवेंट्स लिख रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या BSc के एग्जाम में, या जो उनके सिलेबस में जहाँ मेंशन है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, वहाँ काफ़ी क्वेश्चंस इस पर डिस्क्रिप्शन में भी पूछे जाते हैं। तो इससे पूरे पहले डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर इसका पूरा मैथ बताया है, मैथ के बाद में इसकी कंडीशंस बताई हैं और फिर इसको डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।